हेलो दोस्तों। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे सम्मानित और सबसे प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार की नींव किसने रखी थी? दोस्तों, क्या आपको पता है कि डायनामाइट जैसे विस्फोटक की खोज किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। वो महान व्यक्ति हैं अल्फ्रेड नोबेल। जी हाँ, आज हम उन्हीं के लाइफ के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। तो चलिए, देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। अल्फ्रेड नोबेल, जिनका पूरा नाम अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल था, उनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम नामक शहर में स्वीडन में हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल के पिता का नाम इमैनुअल नोबेल था। इमैनुअल नोबेल के 8 संतानें थीं, जिन 8 संतानों में से केवल 4 संतान ही जीवित रह पाए थे, जिनमें से अल्फ्रेड नोबेल का नंबर तीसरा था। इमैनुअल नोबेल एक इंजीनियर और बिजनेसमैन थे, लेकिन उनके कई सारे बिजनेसेस फेल हो गए, जिस वजह से परिवार आर्थिक संकट में आ गया। इस संकट को दूर करने के लिए और अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए इमैनुअल ने स्वीडन छोड़ने का फैसला कर लिया। वे स्वीडन छोड़कर रसिया के सेंट पीटर्सबर्ग में आ गए। सेंट पीटर्सबर्ग में आकर इमैनुअल ने मशीनों के यंत्र और विस्फोटकों का उत्पादन शुरू किया और उनका बिजनेस धीरे धीरे ग्रो करने लगा और वो काफी ज्यादा अमीर हो गए थे। इसके बाद उनका परिवार भी उनका साथ देने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग में आ गया। दोस्तों, अल्फ्रेड की स्कूली शिक्षा सिर्फ 18 महीने की थी, वो भी तब जब उनका परिवार स्टॉकहोम में रहा करता था। उसके बाद वो कभी स्कूल नहीं गए। लेकिन अब उनके पिता इतने संपन्न हो चुके थे, इतने अमीर हो चुके थे कि इनके घर पर ही अच्छे खासे टीचर पढ़ाने के लिए आया करते थे। बालक अल्फ्रेड का मन विज्ञान में केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट करने में ज्यादा लगता था। वो पढ़ने में काफी ज्यादा अच्छे थे। इसके अलावा उनको इस छोटी सी उम्र में 5 लैंग्वेजेस धारा प्रवाह आते थे, जिसमें से स्वीडिश, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच और रशियन था। दोस्तों, जब नोबेल बड़े हो गए तब वो आगे की स्टडी के लिए सन 1850 ईस्वी में पेरिस चले गए। वहां उनकी मुलाकात एस्कैनियो सोब्रेरो से हुई, जिन्होंने 3 साल पहले ही एक बहुत बड़े विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन की खोज की थी। वहां पर अल्फ्रेड नोबेल ने देखा कि नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग करना और उसको परिवहन करना काफी खतरनाक था और साथ ही साथ उसको कंट्रोल करना भी काफी मुश्किल था। लेकिन नोबेल ने अपने दिमाग में दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह इसका कोई ना कोई प्रैक्टिकल रास्ता जरूर खोज निकालेंगे, ताकि इसका औद्योगिक उत्पादन भी किया जा सके। सन 1853 की बात है, जब क्रीमियन युद्ध शुरू हो गया था। इमैनुअल सेना के लिए युद्ध सामग्री बनाने में जुटे थे। इधर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद घरेलू मार्केट में उनके प्रोडक्ट की सप्लाई बंद हो गई, डिमांड कम हो गई। इस वजह से वे दिवालिया होने के कगार पर आ गए। इमैनुअल ने इसके बाद फैक्ट्री को अपने दूसरे बेटे लुडविग नोबेल को सौंप दिया और खुद स्वीडन जाने का फैसला कर लिया। अल्फ्रेड नोबेल भी अपने पेरेंट्स के साथ स्वीडन के स्टॉकहोम में वापस चले गए। स्वीडन लौटने के बाद नोबेल ने एक्सप्लोसिव की स्टडी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उनका ध्यान सबसे ज्यादा नाइट्रोग्लिसरीन पर था, जिसका उन्होंने सुरक्षित उत्पादन और ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रयोग करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक डेटोनेटर का इन्वेंशन किया, जिसके द्वारा नाइट्रोग्लिसरीन को जलाना बहुत ज्यादा आसान हो गया था और इसका उत्पादन काफी इजी हो गया था। फिर यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने अपने एक्सप्लोसिव के उत्पादन के लिए फैक्ट्रीज का निर्माण करना शुरू कर दिया और अपने एक्सपेरिमेंट्स का दायरा भी बढ़ा दिया था। उन्होंने एक्सप्लोसिव्स के स्टेबिलिटी पर ज्यादा ध्यान दिया ताकि इनका औद्योगिक उत्पादन किया जा सके। नोबेल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के बीच सन 1867 में डायनामाइट नामक प्रसिद्ध विस्फोटक की खोज कर ली थी। यह विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन से बहुत ज्यादा विस्फोटक था और साथ ही साथ इसको जलाने में और ट्रांसपोर्ट करने में भी काफी सुविधा होती थी। फिर दौर आया 1875 का, जब अल्फ्रेड नोबेल ने जेलिग्नाइट नामक विस्फोटक की खोज की। यह विस्फोटक एक तरीके से डायनामाइट का अपडेटेड वर्जन था, उसका सुधार वाला रूप था। इसकी खोज हो जाने के बाद विस्फोटकों के क्षेत्र में क्रांति सी आ गई। इस प्रकार से इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 355 पेटेंट करवाए। अब इनके विस्फोटकों की डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ने लगी थी। इनके विस्फोटकों का प्रयोग माइनिंग में और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को बढ़ाने में किया जाने लगा। इस तरीके से इनको बहुत ज्यादा फायदा होने लगा और ये काफी अमीर हो गए। 1888 की बात है,
जब अल्फ्रेड नोबेल के भाई लुडविग नोबेल की मौत हो गई। कुछ न्यूज़पेपर्स को लगा कि शायद अल्फ्रेड नोबेल की मौत हो गई और इस गलतफहमी में उन्होंने उनकी मौत की खबर अपने न्यूज़पेपर्स में छाप दी। अल्फ्रेड नोबेल के बारे में एक न्यूज़पेपर ने लिखा कि द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड, यानी मौत का सौदागर मर गया। जब इस फ्रेंच अखबार को अल्फ्रेड नोबेल ने पढ़ा तो उनका पूरा दिमाग घूम गया। वे काफी निराश हो गए और सोचने लगे कि क्या पूरी दुनिया उनको इसी रूप में जानेगी। कि अल्फ्रेड ने अपनी इस इमेज को बदलने का निश्चय कर लिया। उन्होंने इस दुनिया को एक बेहतर विरासत देने का निर्णय लिया। इसके लिए 27 नवंबर सन 1895 ईस्वी को उन्होंने अपना लगभग 94% संपत्ति दान कर दी। उन्होंने अपने धन को स्वीडन के सेंट्रल बैंक में जमा करवा दिया। तो अपने वसीयत में लिखा कि उनके धन से बनने वाले ब्याज को दुनिया में महानतम कार्य करने वाले, मानवता के लिए काम करने वाले लोगों को पुरस्कार स्वरूप दिया जाएगा। इस तरीके से नोबेल प्राइज की नींव पड़ी। ने इस महान कार्य के उपरांत लगभग एक साल बाद 10 दिसंबर सन 1896 ईस्वी को एक स्ट्रोक के कारण उनकी मौत हो गई। दुनिया का वो मौत का सौदागर चला गया। दुनिया का शांति का संदेश देने वाला वाहक चला गया। इसके बाद नोबेल प्राइज की नींव तो पड़ चुकी थी, लेकिन नोबेल प्राइज देने की शुरुआत सन 1901 से शुरू की गई। शुरू में नोबेल प्राइज केवल 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, शांति और साहित्य के क्षेत्र में। इसके उपरांत सन 1969 में एक और क्षेत्र जोड़ा गया, इकोनॉमिक्स। इस तरीके से वर्तमान समय में नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। ये उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने इन क्षेत्रों में महानतम कार्य और मानवतावादी कार्य किए हैं। तो ये था अल्फ्रेड नोबेल के जीवन का परिचय। हमने अल्फ्रेड नोबेल से बहुत कुछ सीखा। हमने ये भी सीखा कि कैसे हम अपनी सोच से दुनिया में क्रांति ला सकते हैं, दुनिया को हम एक बेहतर विरासत दे सकते हैं। तो चलिए, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन अगले हफ्ते में हम फिर से एक और महान हस्ती की बायोग्राफी लेकर आएंगे। तब तक के आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही नोबेल के बारे में कौन सी बात ज्यादा पसंद आई, और हमको बताइए कि आप अगली बार किस महान हस्ती की बायोग्राफी चाहते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते में, तब तक के लिए नमस्कार।